प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का पूरे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस 100 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए बच्चा पार्टी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको पहले से कितना याद था। देखिए पहला नंबर सवाल है कि निकेल क्या है। अब आपको बताना है कि निकेल क्या है, अणुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा पार्टी आप लोग ध्यान में रखिएगा, लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये सारे के सारे लोह चुंबकीय पदार्थ है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान में रखना बच्चों। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर याद कर लेना बच्चा पार्टी। देखिए दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक यानी कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज कौन सा होगा? तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है बच्चों। 2 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ध्यान में रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर। ये रहा हमारे सामने। बताओ विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? बच्चों लगा दो। विद्युतशीलता यानी कि आपसे पूछा गया कि एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वो होता है n इनवर्स m इनवर्स 2c2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगर बच्चा पार्टी आपसे पूछे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, तब आप लोग ये लगा लेना। अभी का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान में रखना आप सब। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर सवाल है आपके सामने। बताओ एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात है जो अचर रहता है? बताओ बच्चा पार्टी एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात है जो अचर रहता है? 4 का राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? वो होता है कुल आवेश बटा में विभव होता है। सही जवाब 4 का ए हो जाएगा। ओके बच्चों ध्यान में रखना आप सब। चलो पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, बता दो फिफ्थ नंबर सवाल क्या कह रहा है? साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो उसकी त्रिज्या जो होती है बच्चों वो बढ़ जाती है। 5 का राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बच्चा पार्टी। ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न की द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग P के द्वारा डिनोट करते हैं और P बराबर हमारा फॉर्मूला है कि Q इंटू L होता है। देखो चार्ज का हमारा कूलम है और गुना है तो और लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। और यही हमारा मात्रक निकल के आता है। सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान में रखना। ओके जी, और इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है? देखो आपके सामने है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो बच्चों हमने बताया था अगर आपके सामने क्या आए, न्यूटन प्रति कूलम आए या फिर क्या आए, वोल्ट प्रति मीटर आए, ये दोनों जो मात्रक है ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 7 का डी जितने भी बच्चे लगा रहे हो करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने बताया है कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो प्रति एकांक इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, यही तो है हमारा फॉर्मूला। E बराबर क्या होता है? F/Q होता है। और यही हमसे पूछा गया, बराबर में फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और चार्ज का क्या होता है? कूलम हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलम किस में दिया गया? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। इस फॉर्मूला को याद रख लो क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके चलो 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न। बताओ
9 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है किससे? बताओ आप लोग बच्चा पार्टी, किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा जो अधिक होता है वो 1 से अधिक होता है। क्या 1 से अधिक होता है? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, बता दो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? ये तो सभी बच्चे को पता होगा। किसी भी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। सही जवाब सी हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे संधारित्र की धारिता को अगर फॉर्मूला पूछे तो सी बराबर क्या होता है? क्यू बटा में भी होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चार्ज का कूलम हो जाएगा और भी यानी कि कूलम प्रति वोल्ट भी होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अभी का हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर पूछे 1 फैराड बराबर कितना होता है तो यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा 1 कूलम प्रति वोल्ट। यही इसको भी आप लोग याद रखना क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए 11 नंबर सवाल है बच्चों। 11 नंबर सवाल कह रहा है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? आवेशित संधारित्र पर जो कुल आवेश होता है वो शून्य होता है। क्या होता है बच्चों? 0 होता है। 11 का अगर ए लगा रहे हो आप लोग तो सभी बच्चे का सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, अच्छे से समझ के क्लास करते चलना है और सभी बच्चे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो सभी बच्चे क्लास को भी लाइक करते चलिएगा। देखिए विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता के लिए dV/dx होता है। यही हमारा सही आंसर है। कौन सा होगा? ऑप्शन सी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन है जो सदिश राशि है? सदिश राशि यानी कि पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा होगा? तो वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब या फिर क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये दो मात्रक होता है, इसको जरूर लिख लेना, याद रखना। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है? यानी कि आपको पता होगा बच्चों, हमने बताया है कि विद्युत विभव को V के द्वारा डिनोट करते हैं और V बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है W/Q होता है। देखो वाट का जूल हो जाता है और चार्ज का कूलम हो जाता है, यानी कि जूल प्रति कूलम भी इसका मात्रक होता है। और यहाँ हमारा फॉर्मूला पूछा गया है, देखो बराबर पूछा गया है, W/Q लगाएंगे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगर आपसे पूछे 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलम होता है। इसको लिखना बहुत ही जरूरी है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इसको जरूर याद रखोगे बच्चों। ओके, ये इतना मैं बताया हूं, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 1 फैराड बराबर क्या होता है? 1 फैराड बराबर अभी जस्ट हमने बताया बच्चा पार्टी, सी बराबर क्या हुआ था? Q/V हुआ था। अगर यहां से पूछे तो हमारा देखो चार्ज का कूलम होता है कूलम प्रति वोल्ट, और हमने बताया 1 फैराड बराबर क्या होता है? 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है, यही हमने बताया था अभी। और देख लो यहाँ पे यही पूछा गया, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी में जितना भी अलग से लिखता हूं उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा वाला प्रश्न आ जाए तो आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर सवाल है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है बताओ बच्चा पार्टी? वो समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या के। किसके समानुपाती बच्चा पार्टी? गोले की त्रिज्या के, यानी कि सी समानुपाती क्या होता है? आर होता है, याद रखना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल जो कि आपके सामने है, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। 17 नंबर सवाल, एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है, समान रहता है, घटता है या फिर इनमें से कोई नहीं? 17 का सही जवाब क्या होगा? इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ जाता है बच्चों। ऑप्शन ए लगा लो आप लोग। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है, उच्च वोल्टता को उत्पन्न करती है बच्चा पार्टी। 18 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल कह रहा है क्या? 19 नंबर सवाल है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? बताओ धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, ये बताना है आपको। तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। क्या होता है बच्चों? अनंत होता है। ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल कर रहा है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी के द्वारा विभवांतर को मापते हैं, धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं और प्रतिरोध को किस में मापते हैं? तो ओम में मापते हैं। तो ये सब नहीं होगा, हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 का। चलिए 21 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बताओ बच्चा पार्टी, जब किसी भी एमीटर
को शंट करते हैं तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हो बच्चा पार्टी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक करते चलना और चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब भी करते चलना। ओके बच्चों, चलो 22 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ 22 नंबर सवाल है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। कैसी होती है बच्चा पार्टी, अपसरित होती है। 22 का सही जवाब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा गला भी 2-3 दिन से खराब चल रहा है, क्योंकि भाई फंस गया है, तो अब ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा क्लास डेली चलता आ रहा है और चलेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर सवाल है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि है जो समान रहती है। तो वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि विभवांतर होता है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ध्यान में रखना, ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग वहां से छोड़ के मत आना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते। देखिए 24 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। तो बच्चों हमने बताया है बीबी रोय जीबी, बस इतना याद रख लो, बीबी रोय जीबी, इतना को याद रखते हो। 0 लिखो, 1 लिखो, 2 3 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। किसके लिए पूछा गया, येलो रंग के लिए। देखो येलो के लिए 4 दिया गया हमारे पास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, अगर ये ब्लैक के लिए पूछे तो आप लोग 0 लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने 25 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरे रंग का मान पूछा गया। बीबी रोय जीबी हमने बताया है बच्चा पार्टी, देख लो बीबी रोय जीबी हमने बताया है। किसके लिए पूछा गया है, हरा के लिए पूछा गया। कौन सा होगा, ये ग्रीन मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, हरा होता है, तो 5 लगा लो ना, बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 26 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है। विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो कौन सा होता है बच्चा पार्टी, लगा दो क्या होगा। वो आपको भी पता है कि सर चांदी हो जाएगा। क्या होता है बच्चा पार्टी, चांदी होता है, जिसको हम लोग संकेत एजी के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 27 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है बच्चा पार्टी, वोल्ट होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि इतना समझ लो, जो विद्युत विभव का हमारा बीमा होगा वो इसका भी वही बीमा होगा, बस इतना को ध्यान में रखना। चलो 28 नंबर सवाल है हमारे सामने। बताओ 28 नंबर सवाल है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। देखो बच्चा पार्टी, अगर आपके सामने सिर्फ एमीटर रहता तो बहुत कम को लगाते, लेकिन जैसे ही आदर्श लगा हमारा शून्य हो जाएगा। अगर पूछे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर मापता है, किसको मापता है, विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखना आप सब। चलो 30 नंबर सवाल कर रहा है क्या, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है बच्चा पार्टी, ऊर्जा का मात्रक है। सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है आपके सामने। बताओ 31 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है वो नाइक्रोम होता है। कौन सा होता है, नाइक्रोम हो जाता है। 31 का सही जवाब ऑप्शन डी है। सभी बच्चे याद रखना, ये भी प्रश्न आ सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए 32 नंबर सवाल है हमारे सामने। बताओ 32 नंबर सवाल है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। बड़ा ही आसान सा सवाल है कि सर आवेश का हो जाता है। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। चलिए 33 नंबर सवाल है, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। बताओ वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम लोग सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, सौर सेल कहते हैं, या फिर फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल हमारे सामने। बताओ 34 नंबर सवाल है क्या कह रहा है, देखो संयोजन ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच अंतराल को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, ये बताना है आप
लोगों को, तो उसे हम लोग बोल देते हैं बैंड गैप। ओके, चलो 35 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 35 नंबर सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? बताओ आप लोग बच्चा पार्टी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑस्ट्रेड साहब ने किया था। आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति अस्थिर होती है। क्या होती है बच्चा पार्टी? कांस्टेंट होती है। सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल कह रहा है क्या? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर अगर जा रहा हो वो डिक्रीज होता है, घट जाता है। लेकिन नमन कोण का मान अगर पूछे कितना होता है, हमारा विषुवत रेखा पर पूछे 0 डिग्री होता है, और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पूछे तो वो 90 डिग्री होता है। इतना को याद रख लो बच्चा पार्टी, विषुवत रेखा के लिए 0 होता है और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के लिए नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इसको जरूर याद रखना आप सब। चलो 38 नंबर सवाल का रहा है क्या? 38 नंबर सवाल है, लोहा कैसा होता है? हमने बताया लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये तीनों क्या है? लोह चुंबकीय है। सही जवाब सी हो जाएगा। ओके, चलिए 39 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी। 39 नंबर सवाल है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है? बताओ चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होगा बच्चा पार्टी? वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, घट जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल आपके सामने है, टेस्ला किसकी इकाई होती है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर लगाओ। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी से। तो टेस्ला आए या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी आए, वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। किसका है बच्चा पार्टी? चुंबकीय क्षेत्र है। इसका जो मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, ये भी इसी का मात्रक है। इसको भी लिख लो, ये भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल कह रहा है क्या? देखो अगला सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? अभी जस्ट हमने बताया कि अगर आपसे पूछे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री लगाना। अगर विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान पूछे तो 0 डिग्री लगाना। इतना तो हमने अभी बताया। अभी का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर सवाल का रहा क्या? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है। क्या है बच्चा पार्टी? सदिश राशि है। इसको जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? अगला नंबर सवाल है कि ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। क्या भाई? कौन सा होता है? एम्पियर मीटर होता है। सही जवाब कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्रुव प्रबलता का मात्रक कौन सा होगा? एम्पियर मीटर होता है। सही जवाब सी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल का रहा क्या? 44 नंबर सवाल है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? 0 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 45 नंबर सवाल है क्या? 45 नंबर सवाल है, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया जो है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो वो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 46 नंबर सवाल कह रहा है, 46 नंबर सवाल है, लेंस का नियम जो है पालन करता है। लेंस भैया का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये ऊर्जा संरक्षणता के सिद्धांत का पालन करता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 47 नंबर सवाल है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व आए, स्वप्रेरकत्व आए, या फिर सिर्फ प्रेरकत्व ही क्यों ना आए, सबका हमारा हेनरी ही होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? हेनरी हो जाता है। और अगर पूछे आपसे, क्या पूछेगा बच्चा पार्टी? 1 हेनरी बराबर कितना होता है? तो 10 पर पावर 3 मिली हेनरी को लगा देना, यानी कि 1000 मिली हेनरी हो जाता है। इसको लिख लो, कहीं कॉपी में जगह हो तो इसको जरूर लिखना, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए 48 नंबर सवाल कर रहा है क्या? 48 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो दिए थे ये किसने दिए थे, ये बताना है आप लोगों को। ये दिए थे फैराडे साहब ने। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 49 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 49 नंबर सवाल है, 1 हेनरी बराबर कितना होता है? और बच्चों अभी हमने बताया 1 हेनरी बराबर क्या होता है? वो होता है 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है। यही तो हमने बताया अभी आपको। और सही जवाब आप लगाओगे ऑप्शन नंबर ए को, तो
आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है बच्चा पार्टी, याद रखना। चलिए 50 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 50 नंबर सवाल है वोल्ट गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है किसकी। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में किसका जरूरत होता है ये बताना है आप लोगों को। ये जरूरत होता है हाई रेजिस्टेंस का, यानी कि उच्च प्रतिरोध का बच्चा पार्टी। ऑप्शन ए लगा रहे हो आप लोग तो बिल्कुल सही लगा रहे हो। ऐसे ही लगाते चलना हमारे साथ लास्ट तक, और लास्ट में बताना इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। ओके चलिए 51 नंबर सवाल देखिए क्या कर आपके सामने है। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, बताओ आप लोग। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, वो हमारा होता है उष्मीय प्रभाव। कौन सा होता है बच्चा पार्टी, उष्मीय प्रभाव होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल कर रहा है 52 नंबर सवाल। आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है। अगर आपसे पूर्ण चक्र में पूछता तो पूर्ण चक्र के लिए हमारा 0 होता है, और आधे चक्र के लिए क्या होता है 2I0 बटा में क्या होता है पाई होता है। ये इसको जरूर याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अर्ध चक्र के लिए पूछा गया 2I0 बाय पाई होगा, लेकिन अगर पूर्ण चक्र के लिए पूछता तो 0 लगाते। ये दोनों को जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए 53 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 53 नंबर सवाल है तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है, मूल औसत वर्गमान। किसको मापता है बच्चा पार्टी, मूल औसत वर्गमान को मापता है। अगर आप सी को लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 54 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 54 नंबर सवाल है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा हो इसे आप लोग कह देते हो डायनेमो। क्या बोलते हो बच्चा पार्टी, डायनेमो बोलते हो। सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल कह रहा है 55 नंबर सवाल। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, घटने वाला जो होता है वो वोल्टेज है। अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी राशि सही है, वोल्टेज हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी को लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल कह रहा है देखो 56 नंबर सवाल है धारितीय प्रतिघात क्या होता है। धारितीय प्रतिघात के लिए एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है आप लोगों ने, बता दो बच्चा पार्टी। 56 नंबर सवाल का जवाब वो होता है 1/ओमेगा c होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 57 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग गामा किरण होता है, एक्स किरण होता है, प्रकाश तरंग होता है, ये सब होता है, लेकिन ये ध्वनि तरंग नहीं होता है बच्चों। ऑप्शन सी को लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल है, 58 नंबर सवाल कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कितनी होती है। देखो बच्चा पार्टी अगर ध्वनि तरंगों की प्रकृति पूछे, ये किसके लिए है, ध्वनि के लिए पूछे तो अनुदैर्ध्य होता है। देखो ध्वनि अनुदैर्ध्य यानी कि मिलता जुलता है। अगर ध्वनि तरंगों की प्रकृति पूछे तो अनुदैर्ध्य लगाना, और अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के पूछे अनुप्रस्थ लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 59 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 59 नंबर सवाल है विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है। धारा है, विस्थापन धारा है, सबका हमारा एम्पियर ही होगा। क्या होगा बच्चा पार्टी, एम्पियर ही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल हमारे सामने 60 नंबर सवाल है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। निम्नलिखित में कौन सा रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किसके लिए होता है बच्चा पार्टी, लाल के लिए क्या होता है, लाल के लिए अधिक होता है, और बैगनी के लिए सबसे कम होता है, और यही हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हम लगाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल कह रहा है क्या, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। किसका अधिक होगा भाई, लाल का होता है, बिल्कुल सही आंसर, जो कि अभी हमने बताया कि लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे क्या होता है, कम होता है। ओके याद रख लो आप लोग। चलो 62 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 62 नंबर सवाल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान 1 होता है। और बच्चों अगर यहां तक आ गए हो तो मैं बता दूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 नंबर और 5 नंबर में आ जाता है। ऐसा पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 63 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 63 नंबर सवाल है मृग मरीचिका का कारण क्या हो सकता है। वो है अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है बच्चा पार्टी। ऑप्शन ए लगा रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 64 नंबर सवाल कह रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। बच्चा पार्टी लगा दो, क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी जल्दी से।
तो मैं बता दूं, अगर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपसे पूछा गया हो तो अनंत होता है। लेकिन बच्चा पार्टी अगर आप ऑप्टिक्स वाले चैप्टर को, क्या बच्चा पार्टी ऑप्टिक्स वाले अगर चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, मैं गारंटी कह सकता हूं कि बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से रहते हैं। इसलिए ऑप्टिक्स को पूरा अगर कवर कर लेते हो बच्चा पार्टी तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न जो है ऑप्टिक्स का ही है। चलिए देखिए, बहुत आसान भी है ऑप्टिक्स और याद करने में भी आसानी होगी। देखो, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या हो सकता है बताओ। तालाब की तली जो है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका जो कारण होता है वो क्या होता है ये बताना है आप लोगों को। इसका जो एक ही कारण है जो कि है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है बच्चा पार्टी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किससे? तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना यानी कि वो अवतल दर्पण होगा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 67 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वो हीरा का होता है। कितना होता है सर बता दो ना। तो 2.42 होता है। और सबसे कम जो होता है वो वायु को होता है, जो कि 1.0003 होती है। ये वायु के लिए है और ये किसके लिए? हीरा के लिए। दोनों को याद रख लो। सबसे कम पूछे तो आप लोग क्या लगाओगे? वायु लगा देना, और सबसे अधिक पूछे तो हीरा लगा देना। ओके बच्चा पार्टी। चलो, गला भी आज दर्द करने लगा है, लेकिन 100 तक तो पहुंचना है बच्चा पार्टी। 68 नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें? निर्वात में। प्रकाश का जो वेग महत्तम होता है वो किसमें होता है बच्चा पार्टी? निर्वात में होता है। चलिए 69 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक एक हमारा मीटर इनवर्स है, दूसरा डायोप्टर है। सही जवाब लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि मीटर इनवर्स भी लेंस की क्षमता का ही मात्रक है। दोनों को याद रखिएगा। किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल कह रहा है, 70 नंबर सवाल है हमारे सामने, एक लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? बताओ बच्चा पार्टी क्या होगी? एक लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता आपसे पूछा गया है। 70 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ जल्दी जल्दी से, क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ा है कि सर सेंटीमीटर में अगर फोकस दूरी दिया गया है तो 100 बटा फोकस दूरी लिख दो, और फोकस दूरी 20 दिया गया है तो 100 क्या होगा? 20 हो जाएगा। 20 पंचे 100 यानी कि 5 डायोप्टर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 71 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 71 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है, और मस्तिष्क जो है हमारा वो सीधा करके हम लोगों को प्रतिबिंब दिखाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लगा लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? बच्चा पार्टी लगाओ 72 नंबर सवाल का जवाब। तो डिक्रीज होता है, घट जाता है। राइट आंसर ए है। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल कह रहा है, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो कौन सा है? इंद्रधनुष का निर्माण जिस भी कारण से होता है उसका नाम है वर्ण विक्षेपण। क्या है बच्चा पार्टी? वर्ण विक्षेपण होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? प्रकाश के रंग का जो कलर का कारण होता है बच्चा पार्टी वो क्या होता है? वो होता है इसकी आवृत्ति। क्या होता है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही आंसर। 75 नंबर सवाल कह रहा है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? बताओ, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो गोलाकार होता है। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। और 76 नंबर सवाल आपके सामने है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है कौन सा? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और अगर पूछे किरचॉफ का पहला नियम जो है वो किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? वो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। इसको याद रखिएगा। चलिए 77 नंबर सवाल कर है, क्या 77 नंबर सवाल है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। किस पर बच्चा पार्टी? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। चलिए 78 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ इनमें कौन आवेश रहित है? बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो चार्ज लेस है?
वो हमारा फोटोन होता है, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 79 नंबर सवाल का है क्या, 79 नंबर सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है किसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा किसको मापा जाता है बच्चा पार्टी, वो मापा जाता है ऊर्जा को। किसको मापा जाता है बच्चा पार्टी, ऊर्जा को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे बना होता है ये बताना है आपको। किसी भी परमाणु का जो नाभिक बना है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये बताना है आप लोगों को। क्या होता है, क्यूरी होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 का ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है बच्चा पार्टी। चलो 82 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 82 नंबर सवाल है, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। रीडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स होता है। 82 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों। चलो 83 नंबर सवाल कह रहा है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है, तो उसका नाम है बामर श्रेणी। कौन सा है बच्चा पार्टी, बामर श्रेणी होगा। सही जवाब बी हो जाएगा। चलो 84 नंबर सवाल कर रहा है, तेजी से चलने वाली बीटा किरण क्या होता है, वो है इलेक्ट्रॉन। सही जवाब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है 84 का। 85 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, बताओ सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ये सब आसान आसान प्रश्न है बच्चा पार्टी, आप लोग लगा सकते हो, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है 86 नंबर सवाल, अल्फा कण है, अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक है। क्या है बच्चा पार्टी, हीलियम का नाभिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए 87 नंबर सवाल कर रहा है, 87 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है। नहीं आपसे पूछा गया है, अल्फा कण जो है ये मूल कण नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अल्फा पार्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य क्या होगा। 27 का निकालना जानते हैं बच्चा पार्टी, तो निकाल लेते हैं। तो 2 से लगाते चलो, भागा देते चलो, 13 दूना के 26 हुआ, 1 से बचा 1 लिख लो, फिर 2 से लगाओ तो 6 दूना के 12 होता है, 1 से बचा यहाँ लिख लो, फिर 2 से लगाओ, 2 तिया के 6 हुआ, 0 कुछ नहीं बचा, और उसके बाद 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और 1 बचा, यानी कि 111011 किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। 88 का करेक्ट आंसर आप लोग डी को लगाओ, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 89 नंबर सवाल कर रहा है, मूल गेट कौन सा है, एंड और नोट कौन सा होता है, एंड और नोट। सही जवाब ए हो जाएगा। अगर एंड के लिए बूलियन व्यंजक पूछे तो ए इंटू क्या होता है, बी बराबर वाई होता है। और के लिए पूछे तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, वाई होता है। और नोट के लिए पूछे तो ए बराबर क्या होता है, ए बार ऐसे लग जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल कर रहा है, 90 नंबर सवाल है, द्विआधारी अंक यानी कि 10101 दिया गया है, इसमें दशमलव पद्धति का मान क्या होगा आपसे पूछा गया, बता दो बच्चा पार्टी। तो 31 का निकालो, 21 का निकालो, 11 का कौन सा होगा बच्चा पार्टी। 90 नंबर सवाल का जवाब बता दो कौन सा होगा। तो पहले हम लोग लगा लेते हैं, किसका निकालते हैं, 31 का निकालना पड़ेगा। ऑप्शन ए में दिया गया, पहले निकालना तो पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि हमारा कौन सा आंसर है। 2 से लगाएंगे तो हमारा क्या होता है, 15 दूना के 30 होता है, 1 शेष बचा। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 7 दूना के 14, 1 बचा। उसके बाद देखो 2 से लगाओ, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 1 बचा, यहाँ लिख लो। उसके बाद 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 1, यानी कि 1 1, ये 5 गो 1 इसमें नहीं है भाई, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 का निकालते हैं, 21 का निकालते हैं। 2 11 दूना के 22 होता, 10 दूना के 20 हुआ, 1 बचा। फिर उसके बाद 2 से लगाओ, 2 5 6 10 हुआ, 0 बचा, कुछ नहीं शेष है। उसके बाद फिर लगाओ 2 से, तो 2 दूना के 4 होता है, उसके बाद 1 बचा, 0 लिखो। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 एकम 2 और हमारा कुछ नहीं बचा, 0, यानी कि 10101। और यही हमारा दिया गया राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल है हमारे सामने, 91 नंबर सवाल, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अगर ताप बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा बच्चा पार्टी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल कह रहा है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन तथा विवर यानी कि होल भी होता है और क्या इलेक्ट्रॉन भी होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 93 नंबर सवाल है, डायोड का उपयोग करते हैं किसके तरह। डायोड का उपयोग रेक्टिफायर की तरह यानी कि दिष्टकारी की तरह करते हैं, दिष्टकारी की भांति करते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देखो रेक्टिफायर भी दिया गया, कभी कभी रेक्टिफायर को अंग्रेजी में यहाँ लिख दिया रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
94 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है कि 12 का ही निकालेंगे तो कोई हमारा मिल जाएगा। तो 12 का निकालना है, 12 ये आसान है, 2 से लगाते चलो, 2 छक्का 12 होता है, 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 तिया के 6 होता है, 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, और यहाँ जो हमारा 2 एकम 2 लिखेंगे, उसके बाद एक जो बचा वो कौन सा होगा, वो यहाँ लग जाएगा, यानी कि 110 1100 1100 किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया। 94 का क्या लगाओगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल 95 नंबर सवाल है, दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है, सही जवाब सी हो जाएगा। और अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ संकीर्णन का मापन किया जाता है, संकीर्णन का जो मापन किया जाता है वो भी डेसिबल में ही होता है। ओके, और हमने एक बार और भी बताया था कि सर क्षीणता को मापने के लिए भी डेसिबल का ही उपयोग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 97 नंबर सवाल, संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितने घंटे का होता है, बताओ। संचार उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे का होता है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को लगाए हो बच्चा पार्टी सही हो जाएगा। 98 नंबर सवाल कह रहा है, देखो प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत आधारित है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, सही जवाब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर सवाल हमारे सामने, बताओ जीवाश्म की आयु पता की जाती है, जीवाश्म की आयु किसके द्वारा पता की जाती है, तो कार्बन डेटिंग के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है 99 का। और आज के क्लास का हमारा लास्ट सवाल जो कि आपके सामने है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो हमने बताया है कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और V बराबर हमारा W/Q होता है, वाट का जूल होता है, और चार्ज का कूलम होता है, यानी कि जूल प्रति हमारा कूलम, ये इसका मात्रक निकल गया, जूल प्रति क्या होगा, कूलम हो जाएगा। और हमने बताया 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलम होता है, और यही हमसे पूछा गया, सही जवाब हम लगाएंगे सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी नहीं सर, काहे का दिक्कत होगा, अगर आप अच्छे से समझा रहे हो तो दिक्कत काहे का होगा। चलो हाँ, आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना, और सभी बच्चे क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, वैसे भी गला 1-2 दिन में अगर ठीक हो जाएगा फिर वही तहलका वाला क्लास मिलेगा आप लोगों को, इसलिए कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। जितना भी प्रश्न मैं कराते जा रहा हूँ इसको अच्छे से याद करते चलना, उसके बाद गारंटी मेरा है कि आपका कितना अच्छा मार्क्स आ जाएगा। वो आप लोग अगर पढ़ाई करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि भाई कितना अच्छा मार्क्स आने वाला है, इसलिए खूब मेहनत करना है और सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। ओके चलो बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक करना, चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। कभी भी अभी तक आपसे 1 भी रुपए कहीं पर नहीं मांगा गया है, बच्चा पार्टी बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, इसलिए हमारे साथ जरूर जुड़ो। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।